Hello students, good morning to all of you. Class 12th Unit Chemical Kinetics lecture number 8. बच्चे आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हमने निकाला था आर एवरेज और आर इंस्टेंटेनियस, यानी कि एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट बच्चे कब निकाला था? जब हमने क्या मानना था कि जो डेल टी है उसकी कितनी वैल्यू मान ली हमने 0, और डेल की जगह पे फिर हमने यूज किया था जो वर्ड दैट इज डी। ये हमारा स्मॉल चेंज के लिए था और ये ज्यादा के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको प्रोसीड करते हैं आगे। देखिए बच्चे, हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू हमने क्या देखना है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। पहले हम डायग्राम देखते हैं कि किस किस के बीच में है। इधर हमने क्या लिया है? टाइम सेकंड के अंदर, और इधर हमने लिया है C4H9Cl किसके अंदर? इसकी कंसंट्रेशन है मोलर के अंदर। ठीक है, तो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? ब्यूटाइल क्लोराइड की, और इधर टाइम। तो देखिए क्या लिख रखा है इसने कि 0, 0.4, 0.6, 0.8, 1 और 1.2। तो कहता है यहां से लेके जो हमारा ग्राफ है वो कैसे हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है, 200 से 400 से 600 से 800, 1000, जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं तो जो हमारी वैल्यू है कंसंट्रेशन की उसके अंदर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर कहता है हमें इसी डायग्राम से, कहता आप लोग क्या करो, इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लो। तो कैसे निकाल लेंगे हम लोग? पहले जो हमारी ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की। ठीक है, इसको मिला देंगे पॉइंट्स पे। अब ये हमारा 2 पॉइंट्स पे मिलेगा कि एक पॉइंट जो है वो है 400 और इधर वाला जो पॉइंट है वो है 800। ठीक है, लेकिन 400 और 800 के बीच में जो पॉइंट है वो कौन सा है? 600 है। तो इसको अब जब हम ऊपर देखेंगे तो ये यहाँ पे आएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कहता है ये जो पॉइंट होगा आपका इन दोनों के बीच का, इंस्टेंटेनियस रेट एट t इज इक्वल टू 600। तो कहता है जब इस पॉइंट पे देखेंगे तो आपका कितना रेट बनेगा? वो बनेगा इस टाइम के अकॉर्डिंग। और ये किसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग? ब्यूटाइल क्लोराइड का। ठीक है, इसकी वैल्यू आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। हमने काफी सारी वैल्यू इसकी ड्रॉ की थी। चलिए एक रिएक्शन लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं इसी चीज को। आगे कहता है कंसिडर अ रिएक्शन लाइक, हमने क्या ले लिया? मरकरी जो कि लिक्विड है, साथ में Cl2 जो कि गैसियस फॉर्म में है। तो कहता जब हमने रिएक्शन कंसिडर की मरकरी की और क्लोरीन की, तो कहता आपस में मिलके क्या बना देगा? HgCl2। और कैसा फेज होगा इनका? सॉलिड फेज। ठीक है, उसके बाद स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ R एंड P आर सेम। कहता इनका जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है? सेम है। स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है बच्चे? यानी कि इनके आगे जो वैल्यू लगी हुई होती है। अब Hg के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब 1, Cl2 के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब भी 1, इस पूरे के आगे भी कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब भी 1। ठीक है, ये होता है स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे कोई नंबर दिया हो। ठीक है, 0, 1, 2, 3 जो भी। ठीक है, तो कहता रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है? सेम, क्योंकि किसी के आगे भी कुछ नहीं है। उसके बाद द रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब रेट कैसे निकालेंगे इस रिएक्शन का? तो कैसे करना होगा? माइनस डेल स्क्वायर ब्रैकेट Hg ओवर में डेल टी। यानी कि क्या लिख दिया ये हमने कि टाइम के साथ मरकरी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई? डिक्रीज, जिसकी वजह से माइनस। फिर कहता है ये किसके इक्वल टू होगा? इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर ब्रैकेट Cl2 ओवर में डेल टी, क्योंकि ये भी क्या है हमारा? ये भी रिएक्टेंट है, तो इसकी भी कंसंट्रेशन में क्या होगा? टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा। तो ये भी हम ऐसे शो कर देंगे। उसके बाद कहता है ये किसके इक्वल होंगे? दोनों। ये इक्वल रिएक्टेंट है, ये इक्वल होंगे प्रोडक्ट के यहाँ पे। तो कहता इज इक्वल टू, अब कैसे लिखेंगे इसको? डेल HgCl2 ओवर में डेल टी। यहाँ पे डेल टी लिखना आई थिंक रह गया, डेल टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया?
कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ उसके अंदर जो जो चेंज आएंगे। ये है हमारा नॉर्मल रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कौन सी केमिकल रिएक्शन? जो हमने कंसिडर की है, मरकरी की और क्लोरीन की। ठीक है, अब इसके अंदर कहता है जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब डिसअपीयरेंस किस चीज की होगी? स्टूडेंट्स पहले ही बताया था जिस दिन लेक्चर स्टार्ट किए केमिकल काइनेटिक्स के, कि डिसअपीयरेंस हमारा होगा रिएक्टेंट और अपीयरेंस किस चीज की होगी? प्रोडक्ट की। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी कि आर रिएक्टेंट इज इक्वल टू कितना होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी, यानी कि जितना हमारा रिएक्टेंट डिसअपीयर होता जाएगा उतना ही हमारी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती जाएगी, जिस वजह से हमने इन दोनों को क्या लिख दिया? इज इक्वल टू में। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कंसिडर another example, but here 2 moles of HI decompose to produce 1 mole of H2 and I2। देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं? रिएक्शन का ऑर्डर या उसका रेट ऑफ रिएक्शन या डिसअपीयरेंस रेट। ठीक है, तो पहले हमने ये रिएक्शन कंसीडर की, इसके अंदर हमारी जो स्टिकोमेट्रिक वैल्यू थी वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम रही थी, इस वजह से हमने कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अब हम अनदर रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे। देखिए, तो अनदर एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। कैसा लेंगे? कहता 2 मोल हमें लेने हैं HI के। HI मीन्स हाइड्रोजन आयोडाइड के। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल डीकम्पोज होंगे तो वो क्या बना देंगे? 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल H2 का बनाएंगे और 1 मोल I2 का बनाएंगे। आइए देखिए, तो ये लिए हमने 2 मोल ऑफ HI, इसका फेज कैसा है? गैसियस G। ठीक है, 2 मोल ले लिए इसके। कहता ये जब डीकम्पोज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? 1 मोल H2 में और 1 मोल I2 में, और इन दोनों की ही जो फेज होगा जो कैसा होगा? गैसियस फेज होगा। तो यानी कि क्या समझ में आया कि जब 2 मोल लिए हैं HI के वो कन्वर्ट हो गया 1 मोल H2 में और 1 मोल I2 के अंदर। ठीक है, उसके बाद कहता इन दिस रिएक्शन द स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ R एंड P आर नॉट इक्वल टू 1। देखिए वही बात होगी जो हमने लास्ट टाइम बोला था कि जब हमने Hg और Cl2 की रिएक्शन कंसिडर करी तो उन दोनों के ही जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट थे वो इक्वल थे 1 की। ठीक है, यानी कि पूरी रिएक्शन में स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम था। बट अभी हमने किसका एग्जांपल लिया? HI का। तो उसके अंदर हमने 2 मोल लिए थे HI के और वो डीकम्पोज होके 1 मोल H2 एंड 1 मोल I2 दे रहे थे। तो वही ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है कहता रिएक्टेंट का, क्योंकि उसके कितने थे? 2 मोल, और कहता प्रोडक्ट का वो क्या नहीं है? इक्वल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर 1 मोल है हमारे पास हर एक एटम का, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो आयोडीन हो। ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास टोटल 2 मोल थे। कहता वो इक्वल नहीं है 1 के। एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R या फिर और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P इज डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जब कभी भी कहता ऐसा होता है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपस में न मिले, तो कहता क्या करना होगा? फिर उनके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट को या रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट से और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। आइए देखिए कैसे। सो द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ HI इज डिवाइस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड I2 टू मेक इक्वल। कहता क्या करना होगा? जो डीकम्पोजिशन का रेट था हमारा HI का, इसको डबल करना होगा, डिवाइस करना होगा। किसके लिए? कहता इन दोनों के इक्वल बनाने के लिए। देखिए कैसे। द टर्म डेल HI इज डिवाइडेड बाय 2। तो कहता इसको क्या करो? डिवाइड बाय 2 करो अगर आपको स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट पूरी रिएक्शन के इक्वल करने हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने क्या लिया था?
रिएक्शन में देखिए, सबसे पहले लिया था हमने 2HI और अभी हमने बोला